बुलडोजर का बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि इंडिया में रहता ही नहीं है। झुमके पहने निक्की मिनाज, रिहाना नाचे जिन जिन जिंगात, हॉलीवुड गाए गाना, बॉलीवुड परोसे खाना। देश में रहते नहीं है वो उस देश की पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं कर सकते, तो भाई आप चाइना पे फिर वीडियो क्यों बना रहे हो? पिछले 5 सालों में इन भाई साहब ने पार्लियामेंट से ज्यादा डिबेट तो कमेंट्री बॉक्स में की है। प्री वेडिंग में ही इतनी ढैल बना दी है, मैं बता रहा हूँ शादी के दिन पुतिन पान खाता दिखेगा तुमको। ओके, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इन दिनों टीवी, अखबार, सोशल मीडिया, देश में हर जगह बस एक ही चीज की चर्चा है, दी अंबानीज। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के चर्चे चल रहे हैं चारों तरफ। और ये तो आप जानते हो कि जब एंटीला में टेंट लगता है तो क्या होता है। हॉलीवुड गाए गाना, बॉलीवुड परोसे खाना, झुमके पहने निक्की मिनाज, रिहाना नाचे जिन जिन जिंगात। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस हफ्ते सारे वीआईपी गुजरात के जामनगर में जाम छलका रहे थे। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, रिहाना। और भाई ये तो मेन इवेंट भी नहीं था, प्री वेडिंग में ही इतनी ढैल बना दी है, मैं बता रहा हूं शादी के दिन पुतिन पान खाता दिखेगा तुमको। और ना भाई, कभी भी अंबानी की शादी हो ना, आम आदमी का बांडिया हो जाता है। पता कैसे? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पूरे सोशल मीडिया पे बस पीआर चल रहा है। ईशा दीदी का फोटोशूट, अनंत भाई की रीलें चल रही हैं और अंबानी कपल का डांस। ओए होए होए होए। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो। अच्छा, आपने इस टॉपिक पर कौन सी बढ़िया रील देखी, कौन सा बढ़िया कमेंट पढ़ा, या कोई जोक है, कोई ख्याल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में #अंबानी वेडिंग लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। इन अदर न्यूज, गौतम गंभीर वुड बी लीविंग भारतीय जनता पार्टी और एक्चुअली लीविंग पॉलिटिक्स। इस हफ्ते गौतम गंभीर ने ट्वीट करके बताया कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहे हैं और अब वो सिर्फ अपने पहले प्यार क्रिकेट के साथ रहेंगे, बस कॉमेंट्री करेंगे। तो पहले भी एक, और इसमें सबसे ज्यादा खुश पता कौन है? ईस्ट दिल्ली वाले, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि भाई अगला कैंडिडेट आएगा तो शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे थोड़ा ध्यान देगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में इन भाई साहब ने पार्लियामेंट से ज्यादा डिबेट तो कमेंट्री बॉक्स में की। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा, अगली के पहले ना थोड़ा पास में आओ। अपनी फील्ड में एक बड़ा वाला ई लफड़ा हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शर्म नहीं आती मजे लेते हुए, वो भी अकेले अकेले। अच्छा, पहले मैटर सुन लो। आपने 2 चैनल सुने होंगे, अभी एंड न्यू एंड ध्रुव राठी। हमारे देश के 2 बहुत ही बेहतरीन चैनल्स जो बढ़िया इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। अब अच्छा तो ठीक है, बट क्योंकि पॉलिटिकल कंटेंट बनाते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, राइट, एजेंडा, प्रोपेगेंडा वाली गालियां भी खाते हैं। या एंड गाइस, देखो, आपको कोई भी फंड कर रहा हो, आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कंटेंट को न्यूट्रल रखना और उसको मेरा नंबर भी दे देना। एंड इफ इट्स ऑलरेडी नॉट वेरी एविडेंट, लेट मी पॉइंट इट आउट। इन दोनों में ना एक मेरी वॉर चलती रहती है, बिल्कुल जेठालाल भिड़े टाइप। मेरे को जानता नहीं है ये। अब हाल ही में क्या हुआ कि ध्रुव भैया ने एक YouTube पर वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिससे पता लगा जा सकता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। और इसको बुलडोजर का बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि इंडिया में रहता ही नहीं है। हम पे तो आई नो। अब चूंकि ध्रुव जो है वो देश में रहता नहीं है, तो इस बात को लेकर कई बार क्रिटिसिज्म होता है कि भाई तुम देश के बाहर रह के कैसे सरकार का क्रिटिसिज्म कर सकते हो जब मीडिया अंदर रहकर नहीं कर पा रही। अब इसी वीडियो के बाद अभी ये न्यू के अभी ने एक ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने नाम तो नहीं दिया, लेकिन बट लोग समझ गए कि किसकी बात कर रहा है भाई, कौन देसी कौन एनआरआई। अरे भाई, वो बेसिक टेक्निक नहीं होती, जैसे मैं बोलूं कि अरे वो कौन ऐसा एंकर है जिसकी मर्यादा में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। तुम समझ गए किसकी बात हो रही? अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? जिसके बाद इंस्टाग्राम पे ध्रुव ने भी एक स्टोरी रीशेयर की जिसमें इंसिनुएशन था कि कैसे अगला चैनल अपनी वीडियो बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च नहीं करता। एंड इन लोग के पहले भी ई लफड़े बहुत चले हैं एंड सबका इस पे कुछ ना कुछ कहना है, बट चिंता मत करो, तुम्हारा भाई इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन देगा, क्योंकि मैं ना लेफ्टिस्ट हूं ना राइटिस्ट हूं, मैं सेक्सिस्ट हूं। तो ट्वीट क्या था? द पीपल हु डोंट वोट फॉर देयर लीडर्स हु हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर बेटर ऑल्टरनेटिव्स, हु पे टैक्सेस इन अदर कंट्रीज, हु यूज इंडियन ब्रांड, सेल टू the Indian consumers, take that money and travel the world, should not make videos about who we should vote for. That's it. That's all I have to say. इंग्लिश तो बढ़िया है भाई की। देखो, he has the right to have his opinion. जैसे मैं इस ओपिनियन से डिसएग्री करता हूं, मेरा पर्सनल व्यू है कि जो लोग देश में रहते नहीं है वो उस देश की पॉलिटिक्स पे कमेंट नहीं कर सकते, तो भाई आप चाइना पे फिर वीडियो क्यों बना रहे हो?
अरे कहना क्या चाहते हो? इस हिसाब से तो एनआरआईज को रेमिटेंसेस भी नहीं भेजने चाहिए इंडिया में। और फिर जो अमेरिका में इवेंट पे मोदी मोदी करने पहुंच जाते हैं वो क्या करें, जॉब छोड़ दें। एंड अगेन टॉकिंग ऑन द अदर साइड, ध्रुव भाई आप भी ऐसी स्टोरी रीशेयर मत करो जो डिसअग्री से ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगे। वैसे भी वेजिटेरियन लोग बीफ लेते अच्छे नहीं लगते। हम आपको कुछ कहे हैं। और देन सोच के देखो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हों वहां समझदारी की बात मैं करूं तो कैसा लगेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि रवीश और सुधीर की लड़ाई में संबित पात्रा नॉलेजेबल नहीं लगना चाहिए। टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। साला ये कंट्रोवर्सी न्यूज करने के चक्कर में ना सारे कोलैब जाएंगे मेरे तुम लोग के चक्कर में। और तुम लोग ना सब्सक्राइब भी मत करना, इतना ज्यादा शर्म है कुछ तुम लोग को, है कुछ शर्म। चांद पे खेल रहा हूं मैं, एक कदम लेफ्ट में मेरा, एक कदम राइट में, और मैं सेंटर में बैठा। वो तो मोदी जी बैठे, कहीं का नहीं रहूंगा मैं। इस हफ्ते की न्यूज की शुरुआत एक दुखद घटना से हुई। ये इतनी दुखद घटना है कि बोलते बोलते मैं अपना सर झुकाऊंगा और सुनते सुनते आपका सर झुक जाएगा। ये है एक स्पेनिश बाइकर फर्नांडा। ये इन दिनों इंडिया टूर पर है और इस हफ्ते इन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसके बाद देश भर को शर्मिंदा होना पड़ा। और वो क्यों, इस बताता हूं। जैसा मैंने आपको बताया, ये देश भर में इस टाइम पे बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं अपने पति के साथ। और जब ये झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट से निकल रही थी तब अकेले में इनको मौका पाते हुए कुछ 8-10 लड़कों ने इनको घेर लिया, इनके साथ मारपीट की, इनके पति के साथ मारपीट की और फिर इनका बलात्कार किया। इन्होंने आगे जाके पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और फिर बाद में एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बताया कि मैं ऐसे इंडिया में घूम रही थी और फिर मेरे साथ ये सब हुआ। जिसके बाद एज यू नो दुनिया भर में इस टाइम पर हमारे देश की थू हो रही है। जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पुलिस ने मामले में 4 लड़कों को अरेस्ट किया है। और देखिए काफी बुरा लगता है कि फर्नांडा ने जो स्टोरी डाली, देखा जा सकता है कि उनके और उनके पति के शरीर पर चोट के निशान है, काफी ज्यादा मारा गया होगा, पीटा गया होगा और फिर बाद में दुष्कर्म को अंजाम दिया। अब बाद में चाहे जो भी हो, हिरासत में हो, पुलिस मामले का संज्ञान ले, कार्रवाई करे, बदनामी तो बुरी वाली हो गई। और ये एक ऐसी चीज है जो मैंने आपको इसलिए यहां पर बताई क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इस टाइम पर इंडिया की इमेज को बहुत ज्यादा खराब कर रही है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं, अभी हाल ही में हम लोग गोवा में गए थे। हमने वहां पे जो इंडिया में घूमने टूरिस्ट आए थे, कुछ रशिया से थे, कुछ कजाकिस्तान से थे, कुछ फ्रांस से थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे। हमने उनसे पूछा कि आप इंडिया में आए हो, इंडिया के बारे में क्या अच्छा लगता है, क्या ऐसी चीज़ है जिस पर हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इंडिया में अनकंफर्टेबल बनाती है। वीडियो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, बट आपको संक्षेप में बताऊँ तो 2 चीज़ें थी जो ज़्यादातर लोगों ने बोली। एक तो उन्होंने बोला कि गंदगी, लिटरिंग की प्रॉब्लम जो जगह जगह है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया। बट जब कैमरा ऑफ हो गया तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि सर एक प्रॉब्लम जो मुझे एज अ वुमेन काफ़ी ज़्यादा फील होती है कि जब मैं कहीं भी जाती हूँ, घूमती हूँ, तो इतना ज़्यादा स्टेयरिंग होती है, लोग घूमते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग सेल्फीज खिंचाने आते हैं और उसी भीड़ का फायदा उठा के कुछ लोग कुछ गंदी हरकत भी कर देते हैं। अब वो गंदी हरकत क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये कि एक ऐसी समस्या है, जो दृष्टिकोण है, जो महिलाओं के प्रति, जो बाहर से महिलाएं आती हैं उनके प्रति, ये हमारे देश की छवि को काफी ज्यादा खराब कर रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि होली में वो कोरियन इन्फ्लुएंसर की वीडियो वायरल हुई थी जहां उसको हरास किया गया था, उसको मोलेस्ट किया गया था। और आए दिन महीने 2 महीने में ऐसी एक न एक इंसिडेंट सामने आता रहता है जो देश की इमेज को काफी ज्यादा खराब करता है। उसमें दुख की बात यह भी है कि इसमें ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये सड़क पे, टपरियों पे जो लड़के बैठते हैं उनकी माइंडसेट, मेंटालिटी क्या होता है आप सबको चेंज नहीं कर सकते। वो एक ही होता है जो 10 में से बाहर निकलता है, लेकिन वो एक इतना नाम खराब कर देता है कि बाकी लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। फिलहाल हम बस इतना उम्मीद कर सकते हैं कि फर्नांडा के जो केस में है अच्छे से कार्रवाई की जाए, दोषियों को अरेस्ट किया जाए, उनको सजा दी जाए और बस इस महिला से माफी मांग ली जाए कि भैया आपने गलत देश चुन लिया अपनी बाइक ट्रिप के लिए। एंड जैसे कि आप जानते हो हम एपिसोड में आपसे ओपिनियन लेते चलेंगे, तो आपको क्या लगता है ये जो प्रॉब्लम है हमारे देश में कि जो महिलाओं के प्रति बर्ताव है हमारे देश में, इसको कैसे सुधार सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे देश में युवा सुधरे, देश की इमेज सुधरे? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #womenSafety लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। जरूरी है, अगर आप महिला हैं, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम सब जानना चाहेंगे कि हम कैसे अपने देश को इस मामले में इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर है कर्नाटका के बेंगलुरु से। वहां पर एक बड़ा फेमस है रामेश्वरम कैफे, जहां इस हफ्ते एक ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि इकलौता आदमी टोपी पहनकर आया, बैग पहना हुआ था, सपोजिटली उसमें आईईडी था। वो कैफे से किसी चीज का बिल कटवाता है और बैग को वहीं पर छोड़ के चला जाता है, जो बाद में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट में 10 लोग इंजर्ड हुए। थैंकफुली कोई कैजुअलिटी नहीं थी। हाँ, एक लड़का जरूर ब्लास्ट साइट के काफी ज्यादा पास था, लेकिन किस्मत देखो कुछ ही टाइम पहले उसकी मम्मी का फोन आया और वो अटेंड करने साइड में गया और उसकी जान बच गई। अब ये हमलावर कौन था, इसमें टेरर लिंक है कि नहीं, अभी इस मामले की पुष्टि नहीं हुई है, जांच चल रही है। स्टैंडर्ड डायलॉग, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, वो कहता है कि भारत में गरीबी जरूर है बट भारत गरीब नहीं है। और मुझे कुछ वक्त लगा समझने में कि वो कहना क्या चाहता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया। अभी आपको भी समझाता हूं। राइट फ्रंट ने हाल ही में निकाली है वेल्थ रिपोर्ट 2020
2024, जिसमें उन्होंने बताया कि देश में जो UNSW है ना, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमीर लोग, वो लोग जो मतलब थिएटर में जाके पॉपकॉर्न खरीदते हैं, उनकी संख्या अब बढ़ चुकी है। 6% से अल्ट्रा हाई नेटवर्थ की जो संख्या है वो बढ़ी है। पहले हमारे देश में लगभग 12,500 लोग ऐसे थे, अब 13,200 कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो अरबपति लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी हुई है। एंड दैट्स नॉट ऑल, इसका सेकंड पार्ट सुनो। अब एक और रिपोर्ट सुनाता हूं जो कहानी की अगली कड़ी आपको बताएगी। इसी हफ्ते रिलीज हुआ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2024, जो हमारे देश की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालती है और काफी टाइम से ये पेंडिंग था, अब निकल के सामने आया। अब ये जो पूरे सर्वे की हाईलाइट है, 4 इकोनॉमिस्ट को जरूर टर्न ऑन कर सकता है, हमको तुमको घंटा कुछ समझ में नहीं आना, बट फिर भी यहाँ काफी इंसाइटफुल होता है। इसमें काफी चीजें पता चल जाती है कि हाउस होल्ड का इनकम कितना होता है, कंजम्पशन पैटर्न क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, रूरल अर्बन डिवाइड कितना होता है ना, कि गांव में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, और शहरों में वही मामला क्या होता है। खैर, रिपोर्ट ने बताया है कि हमारे देश के जो 5% जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, जो सबसे गरीब लोग हैं, वो दिन के 46 रुपए खर्च करते हैं बस। जो MPC है ना, मंथली पर कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, वो बेसिकली ये बताता है कि 1300 रुपए महीना, और अगर आप कैलकुलेट करो तो लगभग आता है 45 रुपए करीब दिन का खर्च करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वो कितने कम रुपए में रहता है। बेसिकली जो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है और ये वाली रिपोर्ट है, ये आपको इनकम डिस्पैरिटी बताता है। बेसिकली इससे जो उतना मैं समझ पाया हूं, अगर गलत हो तो कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि नाइट फ्रैंक का जो रिपोर्ट है जो बताता है कि अल्ट्रा नेटवर्थ के जो इंडिविजुअल होते हैं वो कितना कमाते हैं और जो सबसे गरीब लोग होते हैं वो कितना खर्च कर पाते हैं, ये हमारे देश की इनकम डिस्पैरिटी बताता है कि अमीर कितना अमीर है और गरीब कितना गरीब है। आप सोचो, 46 रुपए प्रति दिन के खर्च कर पाता है एक गरीब व्यक्ति। इन दिनों हम भी संडे भारत जर्नी में कई सारे गांव में जाते हैं, और जो गरीब इलाके होते हैं, कई सारे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इलाकों से जब हम निकले, तो आप मानोगे नहीं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि उनको दिन की दिहाड़ी जो मिलती है वो मिलती है 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, 6,000 रुपए प्रति महीना जो है वो एक घर की कमाई है। उसमें से भी 3-4 लोग होते हैं, इनमें से सर्वाइव करना है। आप सोचिए कि कैसे राशन आएगा उसमें, कैसे वो खाना खाएंगे, कैसे वो फीस भरेंगे, कैसे बाकी सारे उनके गुजारे होते होंगे। कितना अपना दिन का मिल जाए? ठेका करी गले 300 मिलसी और सादा करी गले 200 मिलसी। एक दिन का 500। एक दिन का 500? अच्छा, 200। ऐसे भी कई सारे गांवों से हम लोग निकले हैं जहां पर पूरा गांव निकल गया और शायद गांव भर में एक किराने की दुकान नहीं थी। क्योंकि भाई वहाँ का जो लोग थे वो इतने गरीब तबके के लोग थे कि वहाँ पर ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं होता था और ऐसी चीज़ें चलती नहीं थी। अभी आपको इतना चिट्ठा बताने का बेसिकली मतलब ये था कि 2 अलग अलग पहलू हैं एक ही देश के। जो भी आपको कह रहा है ना कि देश में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, मोदी मोदी, वो भी गलत है, और जो कह रहा है कि नहीं नहीं कुछ बदला ही नहीं है देश की इकोनॉमिक कंडीशन में, वो भी गलत है। दोनों चीजें अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। बात यह है कि आप दोनों चीजों को कितनी अच्छी तरीके से अलग अलग पॉलिसी वाइज टैकल कर पाते हो एज अ नेशन। एंड अगर आप इस ओपिनियन से सहमत हो, अगर आप इस टॉपिक में कुछ और ऐड करना चाहो, देश में गरीबी अमीरी पर आपका क्या सोचना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में #rich versus poor लिखकर कमेंट कर सकते हो। चलो एक और गुड न्यूज सुन लो। अगर आप पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, वो मेमू डेमू चलती है ना जिनमें एक बोगी में 3 डब्बे होते हैं, मूत्राल नहीं होता, वो वाली जो पैसेंजर ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो रेलवेज ने उसकी जो टिकट प्राइसेस हैं उसमें गिरावट कर दी है। कोविड के बाद थोड़े से बढ़े थे, जिसके बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, और अब वापस से 40 से लेकर 50% तक जो पैसेंजर ट्रेन के जो फेयर्स हैं, टिकट फेयर्स हैं, उनमें गिरावट कर दी है। मतलब 30 रुपए से 20 रुपए हो गया होगा, 20 रुपए से 12 रुपए हो गया होगा, और आपको हो सकता है कि ये काफी ज्यादा नेग्लिजिबल सा अमाउंट लगे, बट जो इन ट्रेन में जो तबका ट्रैवल करता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये वो लोग ट्रैवल करते हैं जो मजदूर होते हैं, बड़े शहर से छोटे शहर जाते हैं, या इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं, उनके लिए वक्त का इतना नहीं होता, बस होता है पैसे बच जाए। ये काफी ज्यादा वो लोग भी होते हैं जिन्होंने AC डब्बा अंदर से भी नहीं देखा होता। अभी हमने इनकम डिस्पैरिटी की बात की ना, हाँ, तो दूसरा वाला तबका यहाँ ट्रैवल करता है, हम शुद्ध गरीब है और उनके लिए ये एक अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द स्पेस सेक्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हफ्ते अनाउंस किया कि इंडिया के गगनयान मिशन पर ऐसे कौन से 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो स्पेस में आएंगे, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजय कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये वो चुनिंदा नाम है जो गगनयान मिशन पर स्पेस में जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो गगनयान इंडिया का पहला स्पेस में मैन्ड मिशन होने वाला है। जो चंद्रयान गया था उसमें कोई आदमी नहीं गया था, वो बस ऐसा ही सा अपना रॉकेट उड़ा था। लेकिन गगनयान मिशन है जिससे इसरो प्लान कर रहा है कि वो इंडिजिनियसली अपने एयरक्राफ्ट में एक मैन्ड स्पेस मिशन करेगा। जैसे कि नासा ने आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह को भेजा था ना स्पेस में, ऐसे ही अब इसरो भी इतना केपेबल हो गया है कि वो अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब मैन्ड स्पेस मिशन करेगा, है ना, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब वो गगनयान मिशन के थ्रू हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, जो कि बहुत गर्व की बात है। अगली बड़ी खबर जियोपॉलिटिक्स एंगल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रावी रिवर का जो पानी है अब वो पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पर डाइवर्ट कर दिया है।
इसी हफ्ते शाहपुर कांडी बराज बनकर तैयार हुआ है, जिससे रावी नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान से अब सीधा जम्मू कश्मीर को डाइवर्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 1100 क्यूसेक्स पानी है जो जम्मू एंड कश्मीर के 32,000 हेक्टेयर जमीन को मिलेगा। एंड देखो ऑब्वियसली इसमें नदी का रुख बदलना मतलब कहीं की आबादी तो कहीं की बर्बादी, और इसमें अगर आपको पाकिस्तान में किसी किसान के लिए थोड़ा दुख फील हो रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। बट हाँ, इसमें आप ये जरूर याद रख लो कि इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू डू सो, क्योंकि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडस वैली की जो 6 रिवर्स हैं जिनमें से 3 के पानी का हक था वो कंप्लीटली पाकिस्तान को दिया गया था, नेमली इंडस, झेलम एंड चेनाब। एंड जो बाकी के 3 रिवर्स हैं बीस, रावी और सतलज, इनका जो पानी का पूरा हिस्सा था वो भारत को आना था। अब बाकी ऊपर की 3 है वो तो पाकिस्तान को जा रही थी, बट जो भारत के हिस्से की नदी थी उनका जो प्रॉपर वाटर यूटिलाइजेशन है वो भारत नहीं कर पा रहा था। ये बैरेज था जो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम से चल रहा था, बट अब जाके कंप्लीट हुआ है और इसका जो पानी है वो कंप्लीटली डाइवर्ट किया जाएगा इंडिया के किसानों की तरफ। तो बेसिकली अच्छा पॉइंट था आपको इंडस वाटर ट्रीटी बताना, जो इंडिया पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों ने तो अभी से मुंह हिला दिया होगा कि आई नो सब कुछ पता है ये तो। ओके, अगली न्यूज है पॉलिटिक्स से। 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, इसी को लेकर जो पार्टीज हैं वो अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुकी हैं। जैसे कि बनारस सीट से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी होंगे, वो बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरेंगे। और ऐसे ही दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी भी हैं उनमें कांग्रेस और आप के बीच में सीट का बंटवारा हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटों पर। गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर उतरेगी, आम आदमी पार्टी के 2 कैंडिडेट्स लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की 9 सीटें होंगी, आम आदमी पार्टी 1 सीट से लड़ेगी। गोवा और चंडीगढ़ में सारी सीटों से कांग्रेस ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके बाद बीजेपी ने भी अपने 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट पूरी निकाल दी है सामने। ये वाला आर्टिकल है, इसमें सारे मेजर नाम दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एरिया से, आपके स्टेट में रहते हो, आपकी सिटी कौन सी है, तालुका क्या सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके एरिया से कौन सा कैंडिडेट है जो आपको लगता है जीतेगा और क्यों? नीचे कमेंट सेक्शन में #elections2024 लिखकर अपने सिटी का नाम लिखिए और बताइए कि आपकी सिटी से कौन सी पार्टी का कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। सोचो, एक कमेंट सेक्शन में हम पूरा देश का एग्जिट पोल यहां पर कर सकते हैं और आपको मौका मिलेगा अपने सिटी का जो पॉलिटिकल लेखा जोखा है उसको रिप्रेजेंट करने का। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर पेपर लीक की खबर उड़ने के बाद एक बार फिर से एग्जाम कैंसिल हो गया। दरअसल ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम था वो हुआ था, उसमें लगभग 60,000 जॉब के लिए 48 लाख एप्लीकेंट्स आए हुए थे। 17-18 तारीख को ये एग्जाम हुआ था और एग्जाम होने के कुछ ही दिन बाद ये खबर उड़ गई कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, जिसके बाद जो परीक्षार्थी थे वो प्रोटेस्ट पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और फिर बाद में प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि यूपी सीएम को आकर ये एग्जाम जो है उसको कैंसिल करना पड़ गया। और जैसे कि हम संडे शो में कई बार बात कर चुके हैं कि जो पेपर लीक की प्रॉब्लम है ये इन दिनों देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इनफैक्ट सरकार हाल ही में इसके लिए एक एंटी चीटिंग बिल भी लेके आई थी, जिसका ऑफिशियल नाम तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल था, बट उसको प्यार से लोग एंटी चीटिंग बिल कह रहे थे। अब इसी में किसी एक इंस्टाग्राम हैंडल है, उसने ऐसी सटायरिकल पोस्ट लाके लिख दिया कि एंटी चीटिंग बिल आया है, जो लोग चीटिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप में उनके खिलाफ आया, उनको सजा मिलेगी, उनको जुर्माना देना पड़ेगा। और एक व्यक्ति है हमारे सेलिब्रिटी जिनको ये फर्क समझ नहीं आया, हमारी कंगना दीदी। इन्होंने एंटी चीटिंग बिल को रिलेशनशिप का चीटिंग समझकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया, कैसे एडल्ट्री खराब है, कैसे हुकअप नहीं होने चाहिए, आजकल की तो हमारी जनरेशन ही खराब हो गई है। मैं तो सरकार से और ये गुजारिश करती हूं कि इतनी और सजा हो जानी चाहिए, ये बहन हो जानी चाहिए। वो भाई साहब पूरा कच्चा चिट्ठा लिख दिया कि बहुत जरूरी है तो बिल आया है, चीटिंग बहुत हो रही थी आजकल, हमारी संस्कृति खतरे में आ गई है, हुकअप पे भी बैन लगा देना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं तो सरकार से और गुजारिश करती हूँ कि चीटिंग के खिलाफ और सरकार, वो अलग ही अपना रेंटिंग उनका चल रहा है और उनको पता भी नहीं है कि किस चीज के बारे में बात हो रही थी। मैं बता रहा हूं, इफ सेल्फ गोल इज एन आर्ट देन कंगना इज रोनाल्डो। वो एग्जाम की चीटिंग और रिलेशनशिप की चीटिंग बहुत इजीली कंफ्यूज कर गई। अब समझ में आया कि जो हिट एंड रन लॉ आया था उस पे इनका कोई ओपिनियन क्यों नहीं था, क्योंकि हिट एंड रन लॉ था ना, इनकी तो सारी मूवी फ्लॉप है। एक वीडियो जो हफ्ते में बड़ी वायरल हुई वो थी ये वाली, बिल गेट्स इंडिया के बड़े फेमस चाय वाले से मिलने पहुंचे। इनकी बात हो रही है, कोई टिकटॉकर नहीं है। दरअसल नागपुर के बड़े फेमस चाय वाले हैं डॉली चाय वाला, और आप जानते हैं बिल गेट्स इन दिनों अंबानी जी के मेहमान हैं। उसी दौरान हैदराबाद में वो डॉली चाय वाला भाई साहब से मिले और उन्होंने उनके हाथों की चाय पी। आप वीडियो देखो। One chai, please. Don't sweat the technique. Style.
उसके बाद पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। एक तो गोरा आदमी टपरी की चाय पी रहा है, ऊपर से वो बिल गेट्स। और जब डॉली भाई से नागपुर में पूछा गया कि भैया पता है तुम्हारे साथ कौन आके चाय पी गया, तो डॉली भाई बोल रहे हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मतलब सोचो क्या स्वैग है। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक वहां खड़ा है, फिर भी फोटो का कैप्शन है डॉली भाई एंड द गाय डॉली भाई डज नॉट नो। एक और वीडियो वायरल हुई बेंगलुरु से, जहां पर वहां की मेट्रो में, जिसको लोग प्यार से नम्मा मेट्रो बुलाते हैं, वहां पर वहां के स्टाफ ने किसान को अंदर घुसने से मना कर दिया प्रॉपर टिकट के बावजूद, क्योंकि वो कपड़े अच्छे नहीं पहना था। ನಾವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಮೆಟ್ರೋದೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ। ही यार नम्मा मेट्रो, तुम गंदे कपड़ों पर एंट्री नहीं दे रहे। लर्न समथिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, वहां तो बिना कपड़ों के भी मिल जाती है। देखो ये तो क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन था, जहां किसी के अटायर को देख के, जहां किसी की स्थिति को देखकर उसको अंदर नहीं जाने दिया, है ना, वो एलिटिस्ट मेंटालिटी। बट मैं सीरियस नोट पे पूछना चाहता हूं कि गंदे कपड़े के मायने क्या होते हैं, जनरल टर्म्स में पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारा ना एक माइंडसेट बन चुका है कि हम किसी को देखकर कि वो कैसे कपड़े पहना है, कैसा दिख रहा है, उसके बेसिस पे उसको जज कर लेते हैं। एंड पर्सनली बताऊं तो वो जो कहावत है ना, जज अ मैन बाय हिज शूज, इट्स द मोस्ट स्टूपिड थिंग आई हैव एवर हर्ड। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, नंगे पैर घूमने वाले सन्यासी भी हुए और हर स्नीकर हेड समझदार तो नहीं होता। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें। मतलब कहने का मतलब ये कि किसी का ड्रेस, किसी का पहनावा बस उसका कंफर्ट जताता है, उसको आप नोटिस कर सकते हो, उसके ऊपर जज मत करो उसे। इट्स बेसिकली व्हाट आई वांट टू से। नॉनसेंस। बिहार के बनका की एक मस्त घटना सुनो। यहाँ पर एक टीचर थी जो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी स्कूल में। अच्छा हुआ क्या है कि उन्होंने एक बच्चों से बोला कि सुनो, मेरे बैग से, पर्स से एक वाटर बॉटल लेके आओ। बच्चा लेके आया। उन्होंने देखा कि एक सेकंड, मैंने अपने पर्स में 35 रुपए रखे थे जो मिले नहीं, तो इनके 35 रुपए अपेरेंटली इनको मिले नहीं, इनको लगा चोरी हो गई। ठीक है। इन्होंने बच्चों से पूछा कि सुनो भैया बच्चों बताओ कि कैसे पैसे गायब हो गए हैं, किसी को कुछ पता है? सबने बच्चों ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने क्या दिया। तो टीचर का फुल सीआईडी मोड ऑन हो गया और उन्होंने पता सच्चाई की तह तक जाने के लिए क्या रास्ता अपनाया। सारे बच्चों को पास की मंदिर में ले गई और वहां पर उनसे भगवान कसम खिलवाई। क्या? ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सही में हुआ है। टीचर बच्चों को मंदिर ले गई कि 35 रुपए कहां है मेरे, खाओ भगवान कसम कि तुमने नहीं उठाए। भाई कसम बहुत अंडररेटेड चीज है, लोगों को लगता है ये हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर, ये पुलिस प्रशासन बहुत ओवररेटेड है। बता रहा हूं मैं, सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कसम खिला देना। क्या अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं चोरी हो गई, क्या फायदा आप जाके उस पर भाई केस वेस करते डूबो। सीधे जाओ वहां पे सामने बोलो किया नहीं किया, खाओ माँ कसम। एक अजीब और गरीब घटना सुनो अब दिल्ली से। दिल्ली में हमारे एक बॉडी बिल्डर भाई साहब थे, इनको बहुत जल्दी बॉडी बनानी थी और इनको किसी इनके जिम ब्रो ने बताया कि सुनो जिंक खाया करो और जिंक से क्या होता है कि बॉडी बनती है। इन्होंने कहा ठीक है। तो इन भाई साहब ने गूगल सर्च किया कि जिंक सबसे आसानी से कहां मिलता है, तो गूगल भाई साहब भी महान, गूगल ने बताया कि सिक्के में मिलता है। तो ये भाई साहब क्या किए कि 40 सिक्के निकल गए ताकि उससे इनको जिंक मिल जाए। और यही नहीं, अभी और सुनिए, ताकि वो जो सिक्के हैं वो इंटेस्टाइन से फ्लश आउट ना हो पाए, तो उन्होंने और तिकड़म लगाई कि सिक्के को कैसे पेट में रोका जा सकता है। तो ये चुंबक खा गए, 40 सिक्के और 35 चुंबक खा गए कि अंदर ही अंदर सिक्के रहेंगे, सिक्के से जिंक मिलता रहेगा। और सिक्के में क्योंकि लोहा भी रहता है और लोहा जो है वो मैग्नेट से चिपकता है, तो मैंने मैग्नेट भी खा ली, अंदर ही अंदर पूरा प्रोसेस सॉल्व हो गया, मैं बन गया बॉडी बिल्डर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ऑपरेशन के बाद अभी तो टांके लगे होंगे, बट अगर ऐसे लोहे से अगर मिनरल मिल रहे होते ना, तो डंबल को बारबल में सीख कबाब बना के खा जाते बाकी जिम ब्रोस। और अब देखते हैं पिछले हफ्ते की वीडियो के टॉप 5 कमेंट्स, जिन्हें मिलेगा 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन। मयंक श्रीवास्तव पूछे हैं, सार्थक भाई आप संडे भारत की जर्नी पे निकले हुए हो, तो आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, तो कैसा फील कर रहे हो? भाई बहुत अच्छा फील होता है, बहुत डाइवर्स लोगों से मिल रहा हूँ, अलग अलग स्टेट से मिल रहा हूँ, राज्यों के अलग अलग लोग। तो मेरे लिए ना एक वो लर्निंग एक्सपीरियंस है, कितना इफेक्ट कर रहा है मुझ पे एज अ पर्सन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये तभी होगा जब वापस पहुंचेंगे और रजिस्टर करेंगे। अभी तो बस ये हो रहा है कि इट्स जस्ट एवरीथिंग इज गोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। अभिनव शर्मा बोलते हैं, हाउ विल डेमोक्रेसी सर्वाइव इफ ऑपोजिशन लीडर्स आर केप्ट इन जेल एंडलेसली विद नो कन्विक्शन, व्हाट कैन वी डू अदर देन बीइंग साइलेंट स्पेक्टेटर्स? यार भाई वही है कि तुम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो, अच्छे इंसान को वोट करो जो तुम्हारा अच्छा लीडर है, एंड इसके बारे में बात करो, ओपिनियन करो, मतलब ट्वीट करो, पॉलिटिकल पोस्ट करो, ये पॉलिटिकल मत रहो। यूजर बोलते हैं हैशटैग गोस्वामी परिवार के ही एक टीवी पर दुकान खोला है और एक यूट्यूब पर, मैं कह रहा हूँ बन के लोगों को पागल बना रहे हैं गोस्वामी भाई। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे रिपब्लिक में थोड़े शेयर्स देने चाहिए यार, अर्नब भाई को, ये मान नहीं रहे। एक मैं खुद प्रताड़ित आदमी हूँ यार, मैं मेरे आई एम सॉरी बाबू।
ऋषभ चौहान पूछते हैं, सार्थक, व्हाट्स योर व्यूज ऑन द टॉपिक दैट हाउ इनकम्प्लीट हिस्ट्री इज टॉट टू स्टूडेंट्स वेयर इट सिलेबस फोकसेस ऑन ग्लोरी रादर देन फैक्ट्स. ऑल्सो हिस्ट्री आफ्टर 1947 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज सप्रेस्ड एंड मोस्ट ऑफ अस डोंट नो मच अबाउट इट. आई कंप्लीटली एग्री भाई. इनफैक्ट देखो, ये तो वही है, मैं हर बार बोलता हूँ, हिस्ट्री इज अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव्स. हर हुकूमत अपने हिसाब से पढ़ाएगी. पर दूसरा पॉइंट मेरा आपको बहुत सही लगा कि 1947 के बाद की जो इतिहास रहा है कि कब कैसे बना, कब मेजर डेवलपमेंट्स हुए, कब वो है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खोले गए, किसका हाथ रहा, संविधान के बाद इनिशियल लेवल पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री को क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद किस हुकूमत का या किस प्राइम मिनिस्टर का कैसे, थोड़ा इंदिरा गांधी का टाइम बताया जाए, थोड़ा राजीव गांधी का, थोड़ा नरसिम्हा राव का, वाजपेयी साहब का, ये सब थोड़ा थोड़ा लेवल पे भी पढ़ाया जाता ना तो अच्छा लगता है. लेकिन पर्सनली मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा ओमिट कर दिया गया ये सब चीजें. कमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर, आई हैव बीन नोटिसिंग दैट यू हैव स्टार्टेड एड्रेसिंग सेइंग देश की बात, अर्लियर यूज्ड टू से न्यूज़ की बात. एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस? भाई वही है कि प्लानिंग लेवल पर वो अलग डिसीजन है, क्योंकि न्यूज़ बोलते थे तो, क्योंकि अब क्या है ना, मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग देश को समझ रहा हूँ एक तरह से. तो मुझे लगता है कि जब मैं देश की बात कर रहा हूँ तो देश की बात बोलना चाहिए. तो ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स. आप भी इस वीडियो में अगर कुछ कमेंट करना चाहें तो नीचे हैशटैग कमेंट सेक्शन में संडे विचार लिखकर अपना कमेंट कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में उसको यहाँ रिव्यू करने की, और आप में से टॉप 5 लगी लोगों को मिलेगा संडे सभा का फ्री सब्सक्रिप्शन, यानी कि हफ्ते की जितनी भी न्यूज़ होते हैं हम अपने न्यूज़लेटर में लाते हैं, और वो न्यूज़लेटर आपको फ्री में आपके व्हाट्सएप पर डायरेक्टली डिलीवर किया जाएगा. अगर आप चेक करना चाहें वो क्या है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है. इस हफ्ते एक पॉजिटिव न्यूज है, एक बड़ी क्यूट सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाली स्टोरी है, और वो आती है तमिलनाडु के तेनकासी जिले से. यहां पर हुआ क्या कि रात को एक ट्रक का एक्सीडेंट होके और वो जो है रेल की पटरी पर गिर गया. जो ड्राइवर था उसकी मौके वारदात पे मौत हो गई. अब ये जो ट्रक था ये ट्रेन की पटरी पे गिरा हुआ था. रात के 12 बजे तक का टाइम था, तो अंधेरा हो रखा था, यानी कि दुर्घटना के चांसेस थे. पास ही में ये कपल थे जो ये आवाज सुन लेते हैं और वो पास के रबर प्लांटेशन में काम करते थे. इनको पता था कि कुछ ही समय बाद इस ट्रैक से एक ट्रेन गुजरने वाली है, और अगर लोको पायलट नहीं देख पाया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है. तो इन्होंने क्या किया कि सचेतता दिखाते हुए अपने घर से एक टॉर्च लाइट ली और अलोंग रेलवे ट्रैक से दौड़ने लगे. इन्होंने रेलवे ट्रैक से दौड़ते दौड़ते ट्रेन को स्पॉट किया, अपने टॉर्च से लोको पायलट का अटेंशन ग्रैब किया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचाई. दीज टू ओल्ड नोबल एंड ब्रेव सिटीजंस फॉर यू सेव्ड लाइव्स ऑफ मेनी पीपल. अच्छा, संडे भारत जर्नी के बारे में अपडेट कर देता हूं. इस हफ्ते हमने कुछ वीडियोस अपडेट की. पहली थी महाराष्ट्र के सांगली में, हमने कुछ सेक्स वर्कर्स से बात की, कैसे सेक्स वर्कर जो हैं, जो उनका डीक्रिमिनलाइजेशन लीगलाइजेशन का डिबेट चलता है, उनको क्या पर्सनल प्रॉब्लम फेस होती हैं, सोशल स्टिग्मा उसके अराउंड. तो हम लोग सांगली में गए, एक रेड लाइट एरिया में जाके हमने सेक्स वर्कर से बात की. फिर दूसरा था एक ग्राम पंचायत का प्रोटेस्ट हो रहा था कर्नाटका में, जब हम लोग बैंगलोर में थे, तो उसको कवर किया और देखा कि प्रोटेस्ट अगर अच्छी तरीके से किया जाए और सक्सेसफुल हो तो उससे मांगे पूरी होती हैं, और डेमोक्रेसी में उसका क्या पार्ट रहता है. एक कचनारिया विलेज है इंदौर में, हमने उसकी ग्राउंड रिपोर्ट की. अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश या हिंदी हार्टलैंड का एक गांव कैसा होता है वो आप बेसिकली एक तरह से समझ सकते हो. ये सारी वीडियो संडे भारत जर्नी में हमने इस हफ्ते कवर की है. ये रहे वो थंबनेल्स, आप जाके देख सकते हो. तंग किया गया. क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी. ताली बजाओ. वायरल मीम्स का टाइम आ चुका है, और अगले सेगमेंट में हम हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स को रिव्यू करेंगे जो आप ही ने हमको भेजे हैं. बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए. पेपर कैसा गया आप लोग का? बहुत अच्छा गया. अच्छा, संविधान कब लागू हुआ था? 2 बजे. संविधान कब लागू हुआ था? 2 बजे. आउट ऑफ सिलेबस सुना था, ये तो आउट ऑफ टाइम जोन है. जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे. कॉन्फिडेंस अल्ट्रा प्रो मैक्स कॉन्फिडेंस. और 3 बजे देश आजाद हुआ था. तो फिर 26 जन 1950 को क्या हुआ था? अरे 26 जन 1950 को ही 2 बजे. तो समझते नहीं है ना, जो टॉपर होते हैं ना सब रट के जाते हैं. पुलिस का ये जो कांस्टेबल का परीक्षा थी ये 5 साल के बाद हो रही है. आज हमारा सवाल ये है कि ये परीक्षा हर साल क्यों नहीं कराई? 5 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा? हो सकता है सरकार को ये लगा हो कि 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, चुनाव से ठीक पहले 60,000 नौकरियां निकाल देते हैं, जनता खुश हो जाएगी, युवा खुश हो जाएंगे, इनके परिवार वाले खुश हो जाएंगे. लेकिन हुआ इसका उल्टा. इसलिए ये मैं आंखों से क्या सुन रहा हूँ? सुधीर भाई, सरकार को क्रिटिसाइज, दुनिया खत्म होने वाली है क्या? आई रजनी कांट बिलीव. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज माई ओ मोरी मैया जो का देख लो मूवमेंट. बाकियों का कमेंट पढ़ते हैं, पूरा देश सदमे में है, ये कैसे हो गया? आज पेमेंट पहले कांग्रेस वालों ने कर दिया. ईडी सीबीआई ऑन वे. बस अब देखो, इंडिया टुडे नहीं, इंडिया यस्टरडे हो जाएगा. रेंचो ने स्क्रिप्ट चेंज कर दी. अब्बा नहीं मानेंगे. मेरे को बिल्कुल पता नहीं था. मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया. मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया. कैसा अनुभव रहा? उन्होंने चाय पीने के बाद क्या कहा आपसे? वाओ बोले, डॉली की चाय. कभी कभी पत्रकार भी ऐसे सवाल पूछते हैं, अबे उसके लिए तो यही नई इन्फॉर्मेशन होगी कि टी को चाय बोलते हैं. वाओ बोले.
वो छपरी होके भी फेमस है और तू मैच्योर होके भी घर में पड़ा है। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो भाई? भाई ये चाय वालों का अलग जगह किस्मत लिखने वाला डिपार्टमेंट होता है क्या ऊपर? पता नहीं, पर आजकल तो यही छा रहे हैं मैडम। ले मुंह दिया तेरी आईडी पे। नहीं भाई MBA पे। मुझे क्यों तोड़ा? POV मी क्रिएटिंग माय ओन आंसर्स इन द एग्जाम। ये बेटियां हैं और बेटियां सिर्फ दान होने के लिए नहीं आती बल्कि वरदान बनकर आती हैं। आज की बेटी कल की माँ है और माँ केवल पूजनीय होती है। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोच है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मी इन इंग्लिश एग्जाम A² + B² राजश्री पान मसाला स्वाद में सोचे। पचिन पेंडुलकर, MD सोनी, किराट वोली, धिकर शवन। ओ भाई किसी ने कमेंट किया है इट विल बी कॉल्ड DPL, डुप्लीकेट प्रीमियर लीग। रवि शास्त्री, शिवरात्रि। दे आर मोर डेंजरस देन AI। ये तो AI भी जनरेट नहीं कर सकता भाई। वो नहीं हो पाएगा। मी इन द टॉयलेट टॉकिंग टू द वॉल, इमेजिनिंग द टाइम बीइंग इंटरव्यूड अबाउट माय वर्क एज अ फिल्म। ये कई बार ऐसे करते हैं। कुछ लड़कों में ऐसी आदत होती है कि वो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और उन्होंने फाइनल किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सेंचुरी स्कोर कर ली है, फिर वो ऐसे भी कोई ऐसी रैंडम हेलमेट लेके यूं करते हैं। कुछ होते हैं ऐसे लड़के, मुझे नहीं पता कौन होते हैं, जो चलते चलते बॉलिंग के एक्शन नहीं करने लगते, वही लड़के। मिलो आपसे अगले हफ्ते अगले संडे शो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and drum rolls please, share your favorite Sunday show.